हमारे रहीम, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कि कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, और दूसरा ये हमें बताती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे हासिल होती है? जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है ये बेसिकली होती है, हमें जो वीबीटी एक्सप्लेन करती है वो कहती है हमारे पास ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। यानी जब ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है। अब हम इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 है हमारे पास कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जब किसी दूसरे एटम के फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो उस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिंपली आप कह सकते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 2 है, ये हमें बताता है कि जितना ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज़्यादा होएगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगी। यानी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छे तरीके से होगी वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करेगी, उतनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। थर्ड पोस्टुलेट से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। इन कोवलेंट बॉन्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, वो डिपेंड करती है हमारे पास वे ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग पे। यानी कि ऑर्बिटल्स किस तरह ओवरलैप करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन उस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब आपको पता है अगर हम पी सब शेल में देखें तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है और ये जी एक्सिस में है। अब ये इनकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो हमें बताएगी कि कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह अगर डी में देखें तो डी में आपको पता है हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। उसे हम अगर लिखें तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जी स्क्वेयर है, डी एक्स वाई है, डी वाई जी है और डी एक्स जी है। अब ये सारी बेसिकली आप इनकी फिगर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो शेप्स हैं, बेसिकली वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये हमें इनकी शेप्स डिसाइड करेंगी कि वो किस तरह इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है। जी, अब हम देखते हैं कि ये कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप। अब हेड टू हेड ओवरलैप कैसे होता है ये हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। अगर हम बात करें हमारे पास एस और एस ओवरलैपिंग है। एस और एस ओवरलैप को अगर देखें, अगर सपोज करें मेरे पास दो हाइड्रोजन्स हैं, वो आपस में मिल रहे हैं और हाइड्रोजन्स मिलके हमारे पास H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो S है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें हाइड्रोजन H की, तो इसका 1 है एटॉमिक नंबर, इसके 1s1 है, इसका भी 1s1 है। यानी यही 1 वाला ही जो n=1 है, यही इसका वैलेंस जो है आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैं 1s बनाता हूँ दोनों के लिए और फिर हम उसकी मदद से एस को ओवरलैप करवाते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1s के लिए उसकी एस की आपको पता है स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फेरिकल शेप सर्कल ड्रा किया है और 1s उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इन्होंने आपस में जब ओवरलैप किया तो ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए हैं। डिफ्यूज हो गए हैं तो एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये आ गया और दूसरे का ये आ गया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वॉल्यूम के अंदर। आप इस शेप के अंदर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की किसी भी जगह पे प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इससे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये तो था हमारे पास एस और एस ओवरलैप। नेक्स्ट है हमारे पास एस और पी ओवरलैप। एस और पी ओवरलैप को डिस्कस करने के लिए हम HCl की एग्जांपल लेते हैं। HCl में हाइड्रोजन का आपको पता है 1 एटॉमिक नंबर है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। अगर पी क्लोरीन तो देखें तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s1 2s2 1s2 सॉरी 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब P के अंदर आपको पता है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं P के अंदर जो मौजूद हैं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह बन जाते हैं 1 2 3। अब P में 5 है तो मैं सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ। अब 4 और 5 इस तरह फिलिंग कर लेता हूँ। अब आपको पता है 3pz जो है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हमारे पास ओवरलैपिंग की शर्त भी यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी वैलेंस शेल के आउटर वैलेंस शेल में ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे इसका 1s और इसका 3pz जो है वो आपस में हम ओवरलैप करवाएंगे। जी ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का जो 1s था वो, और ये जो 3pz था क्लोरीन मॉलिक्यूल का, इसको मैं 3p लिख लेता हूँ। ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ रही है जिसमें ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं और ये एड टू एड हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास कुछ नेक्स्ट स्टेप जो बनती है उसमें अगर आप देखें तो एक हमारे पास स्मॉल लूप आ गया है और एक हमारे पास उससे बड़ा लूप आ गया है। अब इसमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पर है और क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ पर है। अब HCl ये HCl बन गया हमारे पास। अगर अब इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ से आता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.0 का डिफरेंस है इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ आ गई है और क्लोरीन की तरफ आने की वजह से हमारे पास ये जो HCl है वो पोलैरिटी शो कर रहा है और एज अ पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास शो होता है। ये तो था S और P ओवरलैप। उसके बाद है हमारे पास P और P ओवरलैप। P और P को डिस्कस करने के लिए हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे जिसमें क्लोरीन एटम्स जो हैं उनके जो 3p दोनों के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। ये मेरे पास दो 3p मॉलिक्यूल 3p ऑर्बिटल्स आगे क्लोरीन के। अब ये जो दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ओवरलैप होगा। ये एक 3p आ गया और ये दूसरा 3p आ गया और ये हमारे पास इस तरह जब ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं तो मिलने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये जो दोनों सेंट्रल मतलब लूब्स हैं ये आपस में मिलके एक बड़ा सा लूप क्रिएट कर देंगे। तो मैं अगर इसे ड्रा करना चाहूँ तो ये ऐसे पीछे वाला स्मॉल लूप ड्रा करेंगे और आगे वाला इस तरह हमारे पास एक बड़ा सा लूप ड्रा करेंगे और ये मेरे पास आ गया क्लोरीन के दो ऑर्बिटल्स मिलने के बाद हमारे पास ये इस एक का न्यूक्लियस आ गया और ये दूसरे का न्यूक्लियस आ गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है, यानी दोनों न्यूक्लियस के दरमियान है। उसकी वजह ये है कि जो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन बोथ एटम्स ऑफ क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है H2S मॉलिक्यूल की। H2S में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो सेम 1s कंट्रीब्यूट करेगा और S जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब इसके अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं वैलेंस शेल के तो ये इस तरह बनेगा। मेरे पास 3p आ गया, सॉरी 3s पहले और उसके बाद मेरे पास आ गया 3p। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3s में, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं 1 2 3 और ये 4 आगे। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सल्फर इसका मतलब है 2 बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पे एक सल्फर अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करके 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और 2 बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा।
अब ये जो दो लोन पेयर हैं, हम इन्हें अगर ना भी ड्रा करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये 3PZ और 3PY को ड्रा करता हूँ। ये एक दूसरे के बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम इनको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। एक ये आ गया मेरे पास, और दूसरा मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास दूसरा आ गया। अब जो बाकी A3PX है, इसे ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बुक पे वैसे ड्रा हुआ है। वो लोन पेयर है, वो क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए आपको जरूरत भी नहीं है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो हाइड्रोजन का 1s सेम उसी तरह स्फेरिकल शेप का एक सर्कल आना है 1s, और इसके साथ भी क्या है, एक सर्कल जो है वो आएगा और ये इस तरह ओवरलैप करेगा। अब इस ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। ये हाइड्रोजन था और ये उसका 3p था, ये हाइड्रोजन दूसरा था और ये इसका 3p था, और इस तरह हमारे पास ओवरलैपिंग हो गई है। अगर आप शो करना चाहें तीसरा, तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो कि लोन पेयर है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इससे भी हम S और P ओवरलैप ही बोलेंगे। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप। अब इसको स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर इसके हम ऑर्बिटल्स बनाएं तो ऑर्बिटल्स में आपको पता है p जो है, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। सबसे पहले मैं एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ और उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करता हूँ। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। एक ऑक्सीजन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे ये जो है बेसिकली ये लोन पेयर मौजूद है, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह ये भी लोन पेयर है 2s वाला, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसमें 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ड्रा करूं, यहाँ पे सपोज मैं एक ऑक्सीजन का ये एक py ड्रा करता हूं, ये दूसरी ऑक्सीजन का py, ये 2 ऑक्सीजन का py आ गया। इसी तरह pz अगर मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं, ये मेरे पास pz की शेप, यहाँ पे भी pz इस तरह ही आ गया इसके परपेंडिकुलर। अब अगर आप देखें ये 2 अब ये जो तीसरा है इसे ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनने करना है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलेंगी एक दूसरे के साथ और ये हमारे पास ये एड टू एड ओवरलैप होएगा। एड टू एड ओवरलैप के नतीजे में जब ये मिलेंगी तो हमारे पास शेप जो बनेगी नेक्स्ट जी, अगर आप देखें तो यहाँ एक p ऑर्बिटल है वो दूसरे p के साथ एड टू एड ओवरलैप कर रहा है। तो ऑक्सीजन में जो एक बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होएगा, यानी एड टू एड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये दूसरा p दूसरे p के साथ जो ओवरलैप कर रहा है, ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। यानी डबल बॉन्ड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक पहला जो बना वो सिग्मा बॉन्ड बना और जो दूसरा बना वो हमारे पास पाई बॉन्ड बना। अब अगर ट्रिपल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते, तीसरा z एक्सिस में होता तो तीसरा भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करता। जिस तरह हमारे पास नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह एक सिंगल बॉन्ड बनता जो कि सिग्मा बॉन्ड होता। अब दूसरे जो 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स होते। जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा एक ही होगा, ऊपर जितने भी होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे जिस तरह ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है 2 पाई है, इसी तरह ही चलता रहेगा हमेशा। सिग्मा एड टू एड ओवरलैप से पी के एड टू एड ओवरलैप से एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। यही था हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें हमने सीखा कि ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं।